हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपके लिए न्यू बैच चालू किया है जिसमें हम आपके लिए कंटिन्यूअस नए वीडियोस बना रहे हैं, वो भी डिजिटल बोर्ड पे। ठीक है, तो पहले के भी वीडियोस जो हमारे व्हाइट बोर्ड के हैं वो भी पूरा सिलेबस पढ़ा के कंप्लीट है, साइंस मैथ्स एसएसटी सब्जेक्ट का। तो प्लीज वो हमारे पुराने वीडियोस भी जरूर देखो और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताते रहो, ताकि यार लोगों को पता चल सके जो सपना हमने देखा है हर एक बच्चे तक पहुंचने का, ताकि गांव गांव के बच्चे भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहां से पढ़ के अच्छे अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में स्कोर कर सके। वो तभी पॉसिबल होगा जब आप हमारे वीडियोस को शेयर करोगे और अच्छे से पूरा देखोगे। तो प्लीज शेयर करते रहना। बाकी न्यू वीडियोस नए बैच में चल ही रहा है और आप देख सकते हो हम आ गए हैं 7th स्टैंडर्ड के साइंस के चैप्टर नंबर 10 पे। तो चैप्टर नंबर 10वां आज स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये चैप्टर होता क्या? देखो, डिजास्टर का नाम सुनते ही आपके मन में बहुत सारी खौफनाक चीजें आती होगी। ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं पता डिजास्टर का मतलब क्या होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा रुक जाओ, स्टार्ट करेंगे फिर बताऊंगा। तो दोस्तों, इस चैप्टर का आज ये पहला लेक्चर होगा। तो जनरल तौर पे 2 लेक्चर हम लोग लेंगे, आज का एक लेक्चर और इसके बाद एक और लेक्चर नंबर 2 आ जाएगा जिसमें इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोगों को बस एक काम करना है, इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना है। अगर आपको वीडियो स्लो लगता है तो आप 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड पे लगा के आप वीडियोस हमारे देख सकते हो, जिससे आपका समय बच सकेगा। तो चलिए शुरुआत हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिजास्टर? डिजास्टर का मतलब होता क्या है? देखो, कभी भी कोई डिजास्टर की जब हम बात करते हैं, डिजास्टर का मतलब क्या होता है कि कोई भी अनहोनी या फिर कोई घटना घट गई, उसको बोलते हैं डिजास्टर। लेकिन उसको हम 2 तरीके से सोच सकते हैं। देखो, डिजास्टर का मतलब क्या है? इट इज एन इवेंट दैट कॉजेस अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड डिसरप्शन टू द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ए सोसाइटी और कम्युनिटी। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि अचानक कुछ ऐसा इवेंट हो जा रहा है या फिर अचानक कुछ ऐसा घटना हो जा रहा है जिसके वजह से जो नॉर्मल जीने का तरीका होता है हम इंसान का, पेड़ पौधों का या फिर कोई जानवरों का, सोसाइटी का, कम्युनिटी का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत ज्यादा सडन होता है यानी अचानक होता है और वो डिसरप्ट कर देता है, अनएक्सपेक्टेड डिसरप्शन, यानी कहीं ना कहीं उस चीजों को खराब कर देता है। ऐसे चीजों को हम डिजास्टर बोलते हैं। अब डिजास्टर में क्या क्या चीजें आ जाती हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि डिजास्टर जो होता है वो बहुत सारे प्रकार का हो सकता है। ठीक है, यहां पे आपको मैं बताता हूं कि डिजास्टर क्या होता है, बहुत सारे टाइप्स का हो सकता है। तो जनरल तौर पे 2 टाइप के डिजास्टर होते हैं। एक होता है नेचुरल अकरिंग डिजास्टर, यानी कुछ ऐसे डिजास्टर जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली नेचर से होते हैं, मतलब इनका कोई इंसानों का हाथ नहीं होता है, नेचुरली हो रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं, तो उसको नेचुरल डिजास्टर बोलूंगा। अब नेचुरल डिजास्टर में कौन कौन आ जाते हैं? जैसे फमाइन आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं सूखा पड़ना या फिर अकाल पड़ना बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा लाइटनिंग स्ट्राइक, बिजली चमक जाती है, किसी के ऊपर गिर भी जाती है। क्लाउड बर्स्ट होता है, बादल फट के नीचे गिर गया, केदारनाथ, याद है केदारनाथ में हुआ था। स्टॉर्म्स आना यानी तूफान आना, फ्लड आना यानी बाढ़ आना, अर्थक्वेक, भूकंप आना, सुनामी आना। तो ये जो चीजें होती है ये ऑटोमेटिकली आती हैं और ये एक ऐसे इवेंट है जब ये आते हैं तो बहुत ज्यादा जान माल का खतरा होता है, यानी इंसानों की जान भी जाती है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी होता है, ब्रिजेस डैमेज हो जाते हैं, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं और हर जगह तबाही तबाही मच जाता है। तो ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डिजास्टर। लेकिन ये नेचुरली अकरिंग है, यानी नेचर से ऑटोमेटिकली हो रहा है, नेचर के वजह से हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर। समझ में आया? वैसे एक और टाइप का डिजास्टर होता है जिसको बोलते हैं मैन मेड डिजास्टर। अब ये मैन मेड डिजास्टर का मतलब क्या है? तो मैन मेड डिजास्टर का मतलब ये होगा जिसमें इंसान का कोई ना कोई हाथ हो, कोई ना कोई रोल हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसे डिजास्टर जैसे कि फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगना। अब जंगल में आग लगना जो है ये कभी कभार नेचुरल भी हो जाता है कि कभी बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया है, जो बड़े बड़े पेड़ है उसके जो स्टेम होते हैं बहुत सूख जाते हैं, उसके जो बार्क होता है यानी छाल जो होता है ना, बाहर का कवच पेड़ का, स्टेम का, वो इतना सूख जाता है कि कभी गलती से कोई 2 पेड़ आपस में टकरा जाएंगे हवा चलने की वजह से, तो उनके रगड़ने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है? चिंगारी निकल के आग लग सकता है जंगल में। तो ये नेचुरली बहुत रेयर होता है, कभी कभार ही होता है बहुत ओकेशन पे, लेकिन मैनमेड भी होता है। मैनमेड मतलब क्या? इंसान की गलती के कारण, मान लो कि कोई इंसान है जो पीने वाला है, स्मोकिंग करने वाला है, स्मोक किया, उधर ही फेंक दिया, तो हो सकता है किसी लीव्स पे वो आग पकड़ लिया और पूरा जंगल में आग फैल गया। ये भी हो सकता है कोई इंसान लकड़ी काट के उधर ही आग वग जलाता है हाथ विथ सेकने के लिए, तो वो हो सकता है। तो इंसान की गलती की वजह से अगर जंगल में आग लग रहा है जिससे पूरा पूरा जंगल आग लग सकता है, पेड़ पौधे जो है वो नष्ट हो सकते हैं जल के, और बल्कि जो रहने वाले जानवर है जंगलों के में उनको भी नुकसान पहुंचता है, वो लोग भी जल के मर सकते हैं। तो ये जो हो रहा है ये मैनमेड हो रहा है, यानी इंसान ने किया हुआ है इसलिए हो रहा है, इसको बोलते हैं मैनमेड डिजास्टर। के अलावा एक्सीडेंट्स होते हैं, तो एक्सीडेंट्स तो इंसान की गलती की वजह से होते हैं। और दूसरा है तीसरा है टेररिज्म। तो टेररिज्म इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज डिजास्टर, यानी जो आतंकवाद होता है ये भी डिजास्टर ही माना जाता है।
कितने ऐसे आतंकवाद हमले हुए हमारे इंडिया में, अगर आप देखोगे 1993 बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, इसके अलावा हमारा 2008 में वो आपको पता है ना अटैक हुआ था 26/11 26/11 जो हमारे ताज होटल के ऊपर, और पूरे मुंबई में आतंकवादी घुस गए थे। अजमल कसाब नाम का आतंकवादी था जो पकड़ा गया था। तो ये बहुत सारे, मतलब ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे टेररिज्म एक्टिविटीज हुए जिससे क्या होता है, इंसान की लाइफ होती है, डैमेज होता है, बाकी बहुत सारी चीजें होती है। तो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ डिजास्टर, लेकिन कौन सा डिजास्टर? मैन मेड डिजास्टर। समझ में आ गया? क्लियर। अब एक और चीज है, जो चैप्टर का नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी ये जो डिजास्टर्स है इनको कैसे मैनेज किया जाए। तो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या बोलता है, ये एक ऐसा टर्म है, ध्यान से सुनना इस चीज को, क्या बोलता है डिजास्टर मैनेजमेंट? डिजास्टर मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द रिसोर्सेज। मान लो डिजास्टर आने के पहले हमें वार्निंग मिल जाता है, जैसे बहुत सारे कंट्रीज, जापान ऐसा कंट्री है जिसमें अर्थक्वेक, भूकंप आता है, तो उसके बाद सुनामी जब आने लगता है तो एक वार्निंग आ जाती है कि सुनामी आने वाला है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो या फिर आप अच्छी जगह पे जा सकते हो। तो बहुत, मतलब वैसे तो समय कम मिलता है, लेकिन फिर भी जितना समय बचता है इस पे इंसान अपना सेफ्टी मेजर्स को फॉलो कर सकता है। और दूसरा चीज होता है इसको कोऑर्डिनेट करना, जैसे मान लो कि कोई ऐसा भूकंप, सुनामी वगैरह कुछ आ गया, तो अपने आप को कैसे बचाना है, उसके बाद क्या करना है, ये सब छोटी छोटी जो चीजें हैं, जो रिसोर्सेज की दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है प्रिपरेशन करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए और डिजास्टर से रिकवर करने के लिए, ये सभी चीज को हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं। यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मैनेजमेंट करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में भी आप देखोगे तो स्टेट के हिसाब से भी डिजास्टर की रेस्क्यू टीम है, जिसको बोला जाता है SDRF, स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स। SDRF की टीम होती है जो अलग अलग जगह पे, जैसे बाढ़ वगैरह आ गया तो SDRF की टीम जाती है, और जो कोई डूब रहा है, कुछ हेल्प चाहिए तो उनको बचाता है, उनको सही जगह पे लेके जाता है, फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, बाकी उनका ख्याल रखना, ये सब वो काम करते हैं। नेशनल लेवल पे कुछ होता है तो NDRF की टीम होती है, ये आपने सुना होगा न्यूज वगैरह पे, NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स। तो ऐसे बहुत सारी टीम्स होती है जो ये सब काम करती है। तो ये मैनेजमेंट में आ जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है डिजास्टर को मैनेज करना, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट। समझ में आया? अब इस चैप्टर में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे डिजास्टर्स तो होते हैं, जैसे मैंने इतने सारे डिजास्टर बताए, लेकिन हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमें 6-7 पढ़ना है। तो आज के इस लेक्चर में 3 या 4 डिजास्टर देखेंगे और अगले लेक्चर में 3-4 डिजास्टर देख के इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज के दिन पढ़ने वाले हैं कौन सा डिजास्टर, जिसका नाम है दोस्तों फमाइन। अब ये फमाइन क्या होता है, देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, आपका स्टैंडर्ड भी अभी 7th स्टैंडर्ड यानी बेसिक है, तो बहुत बेसिक तौर पे समझाऊंगा आपको। देखो फमाइन का मतलब होता है अकाल पड़ना। अकाल हिंदी में लिखूं इसको मैं अगर, तो इसको मैं बोलूंगा अकाल पड़ना। तो अकाल का मतलब होता है, एक ऐसा टर्म है ये जिसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि खाने के लिए अनाज नहीं रहता और पीने के लिए पानी भी नहीं रहता, जिसको बोलते हैं भुखमरी, ऐसा हो जाता है। तो इंडिया में कई बार हुआ ऐसा, जब ब्रिटिश जब आए थे तो एक ऐसा भी टाइम था कि भुखमरी हो गया था, इंसान को खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा था, इंसान एक टाइम खाना खाता था या फिर कभी कभी वो भी नहीं मिलता था। चावल तो बहुत दूर की बात है। देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960-1970 के आसपास आया, आई डोंट नो द एग्जैक्ट ईयर, लेकिन उस दौरान आया, तब जाके गेहूं और चावल की जो फसलें हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा होने लगी, और तब जाके चीज़ें बहुत सिंपल हो गई, अनाज बहुत ईजी हो गया हमारे लिए मिलना, खेती होने लगी। लेकिन उसके पहले उतने नहीं होती थी, गिने चुने वो जैसे बाजरा, जवार, जौ, ये सब चीज़ उगते थे खेती करके, तो बहुत कम मिलता था। और एक जमाना ऐसा आया कि यार अकाल पड़ने की वजह से खाना भी नहीं मिलता था। तो सोचो लोग, कितने लोग ऐसे ना हमने इंडिया में, मतलब हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग सिर्फ भूख के कारण मरे हैं उस जमाने में, यानी अंग्रेज के भी और पहले के जमाने के टाइम की बात कर रहा हूँ। तो ये सब आप पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा आपके बुक में दिया नहीं है ये सब चीज़ मैं जो बता रहा हूँ, ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको एक जनरल नॉलेज के तौर पे या फिर एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे आपको बता रहा हूं। तो फमाइन का मतलब क्या है, द कंडीशन दैट अराइजेस ड्यू टू लॉन्ग, क्या बोल रहा है, ड्यू टू लॉन्ग टर्म एंड सीवियर स्कैरसिटी, ये वर्ड याद रखना, स्कैरसिटी मतलब कमी हो जाना। तो स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन्स एंड वाटर, यानी अनाज जो होता है, चावल दाल गेहूं अनाज, और पानी की कमी यानी स्कैरसिटी हो जाती है, तो उसी चीज को फमाइन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। अब ये क्यों होता है, क्योंकि अगर मान लो किसी साल बारिश ही नहीं हुआ तो सूखा पड़ जाएगा, जब सूखा पड़ गया तो पानी की कमी तो वैसे ही होगी, लेकिन अनाज में पानी नहीं आएगा, यानी खेती करने के लिए पानी ही नहीं रहेगा, तो खेती उगाएगा कैसे। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होगी कि इस साल बरसात नहीं हुआ, 3 साल से बारिश नहीं हो रहा है, जो किसान है वो किसान क्या कर रहा है, अपना जान दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि यार उसके पास पानी नहीं है अपनी खेती में अनाज को पैदा करने के लिए, तो अनाज नहीं उगेगा तो अपना वो खाना कैसे खाएगा, कैसे करेगा, अपने परिवार का देखभाल कैसे करेगा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए। और कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश बहुत जोर से आ जाती है, हेवी रेन्स आ जाता है, तो पूरा अनाज को बहा के लेके चले जाता है, तो उस केस में भी क्या हो गया, अनाज की कमी हो जाती है, तो अकाल पड़ जाता है, फ्लड आ जाता है, कभी कभी बाढ़ आ जाता है, जिससे क्या होता है कि जो क्रॉप्स है, जो खेती में फसलें उगेंगी, वो पूरा बहा के लेके चले जाता है, जो वेस्ट हो जाता है। इसके अलावा क्रॉप्स डैमेज होते हैं इंसेक्ट की वजह से, कभी बहुत सारे कीड़े आ गए, बहुत सारे अलग अलग
डोमेस्टिक एनिमल्स आ गए, कुछ ऐसे आ गए, तो इसके वजह से क्या होता है पूरा फसल खराब हो जाती है, जिसकी वजह से अनाज पैदा नहीं होता और अनाज की कमी की वजह से लोग जो है भूखे मरने लगते हैं। दैट कंडीशन, दैट कमी, दैट स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन्स एंड वाटर इज कंसीडर्ड एज फमाइन। ये चीज याद रखना, ठीक है। अब एशिया की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो फमाइन ऑब्जर्व किया गया है, सबसे ज्यादा जो सूखापन, जो अकाल जो है वो देखा गया है, वो एशिया में, हमारे कंटिनेंट में देखा। हमको पता है ना, हम पूरे वर्ल्ड में 7 कंटिनेंट है, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, फिर ये ऑस्ट्रेलिया, ये सब पता है ना आपको, फिर यूरोपियन कंटिनेंट। तो उसमें जो कंटिनेंट हमारा एशियन कंटिनेंट है, जिसमें हम इंडिया रहते हैं, तो एशिया सबसे ज्यादा एक ऐसा कंटिनेंट है जिसमें कई बार फमाइन आया हुआ है, यानी सूखा पड़ा हुआ है। मोस्ट फमाइन अफेक्टेड कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। और देश की बात करें तो इंडिया में और चाइना में, ये दो ऐसे देश है जिसमें सबसे ज्यादा सूखा देखा गया है, यानी सबसे ज्यादा अकाल देखा गया है, फूड ग्रेन्स और पानी की कमी देखी। समझ में आया फमाइन क्या है? फमाइन समझ में तो आ गया, लेकिन इसका ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल क्या है, मतलब हम कैसे रिस्पॉन्सिबल है फमाइन के लिए, जो फमाइन है इसके लिए हम कैसे रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं हमने भी कुछ गलती की होगी जिसके वजह से ये अकाल हो रहा है, ये खाने और अनाज की कमी हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रही है, कुछ रीजंस है। जैसे वन ऑफ द रीजंस क्या है, अगर हम बात करें तो एक रीजन है दैट इज वाटर स्टोरेज। अगर आप देखोगे तो वाटर स्टोरेज जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, वाटर स्टोरेज काफी बड़ा करना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या है कि द बैलेंस ऑफ इन्वायरमेंट हैज बीन लॉस्ट, क्योंकि क्या हो गया कि इन्वायरमेंट जो है उसको बैलेंस करना पड़ता है। बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर अगर आप अपने खेतों में करोगे तो केमिकल फर्टिलाइजर से क्या हो जाएगा, पूरा जो क्रॉप्स है उसमें केमिकल्स आ जाएंगे, जब बारिश आएगा केमिकल्स बहा के पानी में जाएंगे, पानी क्या होगा, मतलब इन शॉर्ट पोल्यूशन की बात करो तो इट इज वन ऑफ द फैक्टर जो क्या कर रहा है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड की वजह से इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके वजह से सूखा पड़ सकता है। फिर लैंड सॉइल इरोजन ऑफ लैंड, मिट्टी बह के जाती है पूरी फ्लड के वजह से। पॉल्यूशन तो है ही, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। फिर कभी कभी बारिश ही नहीं होता है तो फिर दिक्कत आ जाती है। और मिसयूज ऑफ वाटर, पानी के मिसयूज की वजह से जो इंसान मिसयूज करता है पानी का, ये सब की वजह से भी फमाइन देखा जाता है, ये सब की वजह से भी हो सकता है। समझ में आ गया फमाइन, क्लियर है। अब चलते हैं दूसरे डिजास्टर की तरफ जो कि है क्लाउड बर्स्ट। अब क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है बादल फटना। आपने केदारनाथ के बारे में सुना होगा, इसके ऊपर एक मूवी बनी है। तो उस टाइम पे केदारनाथ में 2012 या 13 की बात है, आई डोंट नो एग्जैक्ट ईयर, लेकिन अगर आप देखोगे, मूवी देखोगे तो समझ में आएगा। नहीं तो आप खाली रीड कर सकते हो या फिर यूट्यूब पे जाके बहुत सारे वीडियोस लोगों ने बनाए होंगे तो वो भी आप देख सकते हो। तो क्या होता है कि जब क्लाउड्स होते हैं तो उसमें क्या होता है कि क्लाउड में वाटर जो होता है वो वाटर वेपर के फॉर्म में होता है। आपको पता है बारिश कैसे आती है, जो हमारा समुंदर होता है, नदी होता है, गर्मी के वजह से गर्मी के सीजन में भाप बन के, यानी वाटर वेपर के फॉर्म में वो इवापोरेट हो जाता है और क्लाउड का फॉर्मेशन कर देता है ऊपर, मतलब बादल बन जाता है। उस बादल में क्या होता है, पानी होता है, लेकिन वो वेपर्स के फॉर्म में होता है। तो होता ये है कि जब भी पानी जो है वो नीचे आने की कोशिश करता है रेन के फॉर्म में, क्योंकि जब वो ठंडा होगा तो पानी बारिश के फॉर्म में नीचे आएगा, बारिश के सीजन में नीचे आता है। लेकिन जब बारिश के फॉर्म में जब नीचे आता रहता है रेन क्लाउड जो है, तो वो ना लैंड तक नहीं पहुंचता है, मतलब बारिश के फॉर्म में लैंड तक नहीं पहुंचता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे लैंड के आसपास का, यानी जमीन के आसपास का जो टेम्परेचर होता है अगर बहुत ज्यादा हाई होता है नियर द लैंड, तो वो जब वो नीचे आने की कोशिश करता है तो पहुंचने के पहले ही वो इतना गर्म हो जाता है कि वो फिर से वापस भाप बन जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली पानी को जब आप हीट करोगे तो फिर से वो भाप बन जाता है, यानी वाटर वेपर बन जाता है। तो जब हाई टेम्परेचर रहेगा लैंड रीजन में, तो जब पानी नीचे आने की कोशिश करेगा लेकिन उतना हाई टेम्परेचर की वजह से वापस से वो भाप बन के क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है और चला जाता है बैक इनटू द सेम क्लाउड, यानी जिस क्लाउड से वो निकला उस क्लाउड में वो वापस से चला जाता है। तो जैसे ही वो उस क्लाउड में वापस जाएगा तो भाई जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर था उसके अंदर, क्लाउड्स के अंदर क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा, इट बिकम वेरी हाई। तो अब क्लाउड के पास इतनी ताकत नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि इतने सारे अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को अपने अंदर वो समेट के रखे। तो होता यह है कि जैसे रैपिड कंडेंसेशन, यानी कि जब ठंडक होने लगता है, ठंडी मतलब जब वो क्लाउड ठंडा होने लगता है, जिसको हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं, तो जब रैपिड कंडेंसेशन होता है तो वो जो रेन होता है उसके अंदर इतना पानी का दबाव हो गया है कि वो एक ही बार पूरा जो बारिश है वो एक ही पर्टिकुलर रीजन में, ओवर ए स्पेसिफिक एंड स्मॉल रीजन में, छोटे रीजन में ही पूरा बादल का एक ही बार, सोचो लाखों लीटर पानी, करोड़ों लीटर पानी एक ही बार, वो क्लाउड बहुत बड़ा होता है उसमें करोड़ों लीटर पानी है, ठीक है, करोड़ क्या, करोड़ का करोड़ लीटर पानी है क्लाउड्स के अंदर बारिश के फॉर्म में जब बरसते हैं। तो वो सोचो बारिश के फॉर्म में वो धीरे धीरे बरसते,
तो चल जाता, धीरे धीरे करके पानी आता है, चला जाता है, बह जाता है। लेकिन जब क्लाउड का इतना लाखों करोड़ों लीटर पानी एक ही बार जब एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर गिर जाएगा तो एक ही बार पानी वो एरिया संभाल नहीं पाएगा और वो एरिया के अंदर एक तरीके से बाढ़ जैसे हालात आ जाएंगे, जो कि हुआ था केदारनाथ में भी, कि बादल फटने की वजह से, उस पर्टिकुलर चीज को बादल फटना बोलता है कि बादल फटा और पूरा पानी गिरा, लेकिन बादल फटता नहीं है, वो एक्चुअली क्लाउड उस पानी को होल्ड नहीं कर पाता और वो एक ही रीजन में गिरा देता है। ठीक है, तो लगभग 100 मिलीमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में 100 मिलीमीटर, आप सोच सकते हो 100 मिलीमीटर कितना होता है। ठीक है, एक सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर, तो आप देख सकते हो कि 100 मिलीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर की बारिश जो है अप्रॉक्स आप देखोगे हर घंटे, मतलब सोचो अगर 8-10 घंटा बरस गया तो पूरा मतलब बाढ़ ही बाढ़ आ जाएगा और लोगों की हालत खराब हो जाएगी, जो कि 2012-13 के आसपास केदारनाथ में हुई थी। तो इसी पर्टिकुलर फिनोमिनन को बोला जाता है क्लाउड बर्स्ट, और इसके बहुत सारे इफेक्ट है। मतलब क्लाउड बर्स्ट हुआ तो बाढ़ आ जाता है और बाढ़ से लोगों की जान जा सकती है, घर प्रॉपर्टी सब चीज़ डैमेज हो सकते हैं, इंसान पानी के अंदर डूब के मर सकते हैं, पेड़ पौधे नष्ट हो सकते हैं, और ऐसे कई अनगिनत उसके इफेक्ट्स है जो कि आप देख। क्लियर, समझ में आ गया? तो क्लाउड बर्स्ट क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला डिजास्टर क्या है, जिसका नाम है फ्लड, जिसको बोलते हैं बाढ़ आना। तो अभी जिक्र किया हमने, तो बाढ़ कैसे आता है? तो बाढ़ यूजुअली क्या होता है कि फ्लड इज व्हेन वाटर ओवरफ्लोज ऑन टू द लैंड दैट यूजुअली ड्राई, यानी कोई सूखी हुई लैंड, कोई गांव है, कोई जमीन है, अब उसके ऊपर अचानक से बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, ओवरफ्लो होकर बह रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? बाढ़ ही बोलूंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे बिल्डिंग के ऊपर टंकी है, ठीक है ना, 1000-10,000 लीटर की टंकी है, वो अचानक से फट गई और पूरा पानी नीचे गिर गया, तो पानी जब एक ही बार गिर रहा है तो मैं क्या बोलूंगा? अरे बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गया बोलूंगा ना। तो उसी चीज को फ्लड बोलते हैं। तो यूजुअली फ्लड आता कैसे कि जब बहुत ज्यादा बारिश, 4-5 दिन लगातार जब बारिश गिरता है, वो भी बहुत ज्यादा स्पीड से, तो उस कंडीशन में जो गांव होता है या फिर कुछ ऐसे जगह होते हैं जो लो लाइंग होती है, यानी जहां पानी निकलने का जगह नहीं होता, तो वहां पे पानी जो है, बारिश का पानी भर जाता है, जिसकी वजह से दिक्कत आ जाती है। तो अक्सर आपने देखा है मुंबई में और ऐसे कई सारे ऐसे जगह है जो लो लाइंग पड़ते हैं, जैसे अभी केरला में बाढ़ आ गया था बारिश के दौरान। ठीक है, और बाढ़ की वजह से लैंड स्लाइड भी हो जाती है, जो मिट्टी होती है पहाड़ों की वो एकदम कमजोर हो जाती है, नरम हो जाती है बारिश के पानी की वजह से, और धीरे धीरे वो सड़क के नीचे आ जाती है। तो बीच में आपने सुना होगा 3-4 महीने पहले, जुलाई या फिर अगस्त के आसपास, एक ऐसी न्यूज आई थी जिसमें केरला में वायनाड करके एक जगह है, वहां पे इतना भयंकर बारिश हुआ और लैंडस्लाइड हुआ कि एक गांव, पूरा गांव उस लैंडस्लाइड, यानी जो मिट्टी का मलबा था, जो पहाड़ों से आया था मिट्टी, उसके अंदर दब गया। तो सोचो कितने लोग मरे होंगे, कितने लोग लापता हो गए होंगे, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये एक चीज होती है जो आपको समझना पड़ेगा। तो बाढ़ या तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा बारिश की वजह से आ रहा है, या तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नदी है और वो नदी ज्यादा जोर से बहने लगी है और अलग अलग डायरेक्शन चेंज करके अपना कहीं पे भी जा रही है या फिर गांव में जा रही है, तो उस प्रकार भी बाढ़ आने की संभावना होती है। तो इफेक्ट्स क्या होता है? लार्ज स्केल डैमेज टू द प्रॉपर्टी एंड लाइफ्स, प्रॉपर्टी और लाइफ्स, यानी प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है, घर गृहस्थी को तोड़ देता है। बाढ़ जोर से आया तो पानी का फोर्स ऐसा होता है कि यार अच्छे अच्छे बिल्डिंग को भी उखाड़ के फेंक सकता है, इतना पावरफुल होता है पानी। तो पानी का प्रेशर से प्रॉपर्टी डैमेज होता है। ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी भी होता है, रोड्स, रेलवे, ब्रिजेस भी होता है, और हमारा खुद का घर भी हो सकता है। लाइफ्स यानी इंसान की जान भी जा सकती है, जानवरों की जान जा सकती है, पेड़ पौधे नष्ट हो सकते हैं। तो ये चीज़ देखी गई है। इसके अलावा बीमारियां फैलने की खतरा होता है, एपिडेमिक डिसीजेस, जैसे मान लो बाढ़ आ गया, हर जगह गंदगी फैल गई, तो गंदगी फैल गई तो हो सकता है कुछ ऐसी बीमारियां हो, वो पानी में बैक्टीरिया, हार्मफुल वायरसेस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, ठीक है ना, वो सब है, और वही गलती से हमारे कांटेक्ट में आ रहा है, हम पानी पी रहे हैं, हमारे साथ जा रहा है पेट में, तो हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं। तो ये भी एक दिक्कत है। और इसके अलावा वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा, प्रदूषण तो हो ही रहा है ना, हर जगह गंदगी फैल गई तो पानी बर्बादी हो रही है, पानी दूषित हो रहा है, तो उसको बोलूंगा वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। लेकिन इसका क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स है? मेजर्स क्या क्या है प्रोटेक्टिव, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ध्यान देना, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल डैम्स, ठीक है ना, हम स्मॉल डैम्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं पहाड़ वाले इलाके पे। कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्कुलेशन टैंक्स, पर्कुलेशन टैंक्स होते हैं उसको हम लोग ले सकते हैं। रिवर बेड जो होते हैं फ्लैट कर सकते हैं। कल्टीवेशन ऑफ न्यू फॉरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, न्यू फॉरेस्ट, जितना फॉरेस्ट उगेगा, जितना पेड़ पौधे रहेंगे, उतना वो फ्लड होने से बचाता है, ठीक है ना। इसलिए आपने देखा होगा कि जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे बाढ़ आने की संभावना कम होती है, ठीक है। फिर रिवर्स को कनेक्ट करना, ये सब कुछ चीज़ें आप कर सकते हो, जो कि आप एज ए प्रोटेक्टिव मेजर्स आप ले सकते हो, कि जिससे बाढ़ आने के खतरा कम होता है, या फिर बाढ़ आ भी जाता है तो डैमेज कम। समझ में आ गया? क्लियर है बच्चा? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो हमने आज के डेट में लगभग 3 टॉपिक जो है वो कवर कर दिया है। कौन कौन सा? फॉर्माइन देख लिया हमने, इसके पहले क्या देखा था?
जो फ्लड का ही रिलेटेड था, जो कि था क्लाउड बस्ट, वो देखा, और एक फ्लड देख लिया। तो ये 3 चीज़ देख लिया। आगे भी और 2 से 3 ही टॉपिक बचे हुए डिजास्टर के, जो कि शायद एक सुनामी का बचा हुआ है, एक लाइटनिंग स्ट्राइक का बचा हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो हैं उसको हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और वो चैप्टर को कंप्लीट। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा है, चैप्टर मतलब अभी शुरुआत हुई है, ये आपको कैसा लग रहा है जरूर से हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को। दोस्तों तो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।